क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ जयपुर से शरीके गुफ्तगू हैं अनिल नकरा जी। अनिल जी, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ रेलवेज के हवाले से कि इंडिया में रेलवे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान की रेलवे जो है वो बहुत क्राइसिस का शिकार रही है और अभी भी वो लॉस मेकिंग एंटिटी है। और मैं चाह रहा था पाकिस्तान से भी किसी को लूँ, कोई रिटायर्ड ऑफिसर को रेलवे के या फिर किसी जर्नलिस्ट को, लेकिन ईद करीब है, इस वजह से काफ़ी मुश्किल हुआ। तो मैं आइंदा एक शो करने की कोशिश करूँगा इसी इशू पे जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट को भी मैं शामिल कर सकूँ। तो आपने काफ़ी स्टडी किया है इस सब्जेक्ट को, तो आप कैसे कंपेयर करते हैं इंडियन और पाकिस्तानी रेलवेज को? जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्ते, आदाब और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद इन एडवांस। ईद के दिन तो शायद हमारी बातचीत नहीं होगी। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। मेरे को ये ख्याल इसलिए आया और मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि अब जैसे ये जंग चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान में, जिसमें सारे खलीज के मुल्कों को भी ज़बरदस्ती ले लिया गया है बीच में, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो और इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो है डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, गैस की क्राइसिस हो गई है। और हमारे यहाँ इंडिया में अब 99.9% जो रेलवे है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है उसका, और माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रही है। और वो बिल्कुल इस क्राइसिस से बिल्कुल अलग है। सारे मुल्कों में मैं देख रहा था, बांग्लादेश में और श्रीलंका और इधर उधर सब जो है इफेक्टेड हो गई। आपके पाकिस्तान में भी हो गई होंगी इफेक्टेड, लेकिन इंडिया में कहीं कोई इफेक्ट अभी तक रेलवे में नहीं आया है। पेट्रोल डीजल क्राइसिस हो सकती है, वहाँ शॉर्ट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रेलवे में नहीं आया। तो फिर मेरे को कुछ पहले भी मैं पाकिस्तानी चैनल्स, और ये मेरी शुरू से इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो है, हमारे पहले मेरे जो बड़े बूढ़े थे वो वहीं से पाकिस्तान से ही आए थे, पिपला मियांवाली से। तो मैंने कंपैरिजन किया है कि जब इंडिया पाकिस्तान मतलब 47 में बना था, तो जब तकसीम हुआ मुल्क हमारा इंडिया, और बिल्कुल बराबर का उसको जो इसका हिस्सा था पाकिस्तान को, जो उसका हक मिलना चाहिए था, रेलवे के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, वो उसको मिला इन द सेंस कि उसको जो इंजन थे, डब्बे थे, वो सब दिए गए जो वहाँ पे थे। स्टेशन तो ठीक है, अपनी जगह खड़े हैं। मैं जैसे वीडियो वगैरह में देखता हूँ कि हमारे जो पुराने शहर हैं, मियांवाली और पिपला, रावलपिंडी और ये सब, जैसे रेलवे स्टेशन वहाँ होते थे, सेम टू सेम रेलवे स्टेशन ही इंडिया में भी होते थे, सेम थे। अगर आप वहाँ नाम हटा देना, रावलपिंडी की जगह आज से 20-25 साल पहले कोई इंडिया के शहर का नाम लिख देना, तो यही लगता था कि भाई वो वही होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही शुरू शुरू में डेवलप किए थे। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि अंग्रेज़ों ने ही किया था। लेकिन उसके बाद आज की डेट में अगर आप इंडिया के रेलवे स्टेशन देखें तो वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगते। ये मैंने आपके एक अयोध्या का प्रोग्राम किया था, उसमें भी मैंने बोला था। जब यहाँ अगर मैं इसकी ज़रा सी हिस्ट्री बता दूं तो उसमें भी बाकायदा पूरी तवज्जो दी गई थी जो पाकिस्तान में इलाके हैं। 16 अप्रैल 1853 को जब पाकिस्तान नहीं बना था, थाने से मुंबई ट्रेन चली थी। स्टीम इंजन की ट्रेन थी, 3 स्टीम इंजन लगे थे उसमें, और 14 डब्बे थे। और उसमें जो है 3, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है, जो किसी को शायद कम मालूम है, कि उन 3 इंजन का भी नाम था, इंजन को भी नाम दिया हुआ था। एक इंजन का नाम था साहिब, एक का सिंध और एक का सुल्तान। ये लगभग 1 घंटे में थाने से मुंबई ये वीटी स्टेशन तक आई थी, जिसको छत्रपति टर्मिनल बोलते हैं आज की डेट में। तो वहाँ ट्रेन आई थी। तो उसके बाद से इंडिया में, पूरे इंडिया में उस टाइम मैं कवर कर रहा हूँ, ये आपका लाहौर वगैरह ये सब हुआ था। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, रेलवे ट्रेन चल रही थी, सब चल रही थी। लेकिन 1947 के बाद इंडिया का तो ठीक है, जो हुआ अच्छा ही, हमने तो बहुत अच्छा कर लिया।
पाकिस्तान ने जो अपना सारा जो जोर है और सारा जो खर्चा अपना किया वो कश्मीर को लेने में कर दिया। अगर वही कश्मीर में जो खर्चा कर देते, अगर ये पैसा रेलवे में लगा देते तो आज रेलवे पाकिस्तान बंद के हालात में नहीं होता। 7,000 किलोमीटर कुल ट्रेन की वहाँ लंबाई है किलोमीटर में लगभग पाकिस्तान में, और इंडिया में 69,000 है। और जब अंग्रेज छोड़ के गए थे इंडिया को, मतलब जो इंडिया का पोर्शन था उसमें लगभग 38,000 किलोमीटर, 32 से 38,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इंडिया के पास था, जो आज 68,000 हो गया है। और 68,000 में भी वो डबल ट्रैक हो गया है। पहले सिंगल ट्रैक था, सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली और कैलकाटा वगैरह को छोड़ के। तो अगर आप 68,000 का डबल कर लें तो इतने रेलवे के इंडिया में ट्रैक हैं। और मीटर गेज वगैरह यहाँ जो पुरानी रेलवे सिस्टम थे वो अब इंटरनेशनल जो ट्रेन चल रही हैं वो ब्रॉड गेज पे चल रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो या श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ सब ब्रॉड गेज पे ही आ गई है। और पाकिस्तान में अभी तक 400-500 किलोमीटर जो है वो मीटर गेज ही बनी हुई है, ना तो जिसके अब डब्बे मिल रहे हैं सवारियों के या गुड्स ट्रेन के डब्बे, ना इंजन उनके हैं। और अब वो बंद सी पड़ी है पाकिस्तान में। और मैंने देखा था कि कुछ जनरल अयूब खान के टाइम कुछ तरक्की करी थी पाकिस्तान ने रेलवे के उसमें, और उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन की भी बात करी थी, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गया था। और बॉम्बे में सबसे पहले जो है वो अपना लोकल ट्रेन जो इलेक्ट्रिक से चली थी अपना, ठीक है जी। अब उन्होंने शुरू भी किया था, बॉम्बे में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी कुर्ला से, वीटी, वही वीटी स्टेशन से कुर्ला, बॉम्बे में 3 फरवरी 1925 को। आप देख लें आज पूरा इंडिया जो है वो, चाहे दूर दराज कितने भी इलाके हों, वो उस पर चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन पे, इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। और पाकिस्तान में जीरो चल रहा है। जो इन्होंने लाइनें बिछाई थी उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता था, खर्चा था नहीं था, किसी भी कारण से था, तो किसी ने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रोड्स का तो ठीक है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुआ, इंडिया के बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन रोड्स का तो डेवलपमेंट हुआ है। बीच में चाइना से जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट चल रहा था सीपैक का, उसमें भी कुछ रेलवे को कवर करना था। अब वो भी प्रोजेक्ट फिलहाल बंद पड़ा है, जिस भी कारण से उस पर हम आज बात नहीं कर रहे। आज की डेट में जो बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, रेलवे के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान जो है पिछड़ता जा रहा है। अगर यही हमारे रिलेशन आज अच्छे होते पाकिस्तान और हमारे, इंडिया जो है आज श्रीलंका को डब्बे दे रहा है, ट्रेन के इंजन दे रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफ्रीकन कंट्री, वियतनाम, तो पाकिस्तान को इंजन और डब्बे देना तो इंडिया के लिए सबसे आसान था, क्योंकि सीधा ट्रैक बिछा हुआ है आज तक, और हमारी ट्रेन भी चलती थी पहले। और आज जो ये क्राइसिस आया है, हमारी रेलवे इससे बिल्कुल अलग है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और एक से एक यहाँ ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन, इस पे मैं बात करूंगा आगे, आप जैसे जैसे पूछें। जी बताएं। जी, बुलेट ट्रेन की आपने बात की, मैंने भी उस पर थोड़ी सी रिसर्च की, तो पता ये चला कि इसी साल या अगले साल जो है मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान बुलेट ट्रेन चलेगी, और जिसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 320 से लेके तो 350 किलोमीटर तक होगी। और ये एग्रीमेंट जो है ना आपका, जापान की जो कंपनी है जो इसी फील्ड में स्पेशलाइज करती है, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कराकोरम एक्सप्रेस है, और अभी मैंने चेक किया तो पता ये चला कि उसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 से लेके 110 किलोमीटर तक है। और इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस,
जो 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र करती है और ये कई शहरों के दरमियान चलती है। हमारी जो है ये तो लाहौर और कराची के दरमियान है, कराकोरम जिसका नाम है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं 2014 से। 2014 में ब्रिटिश अखबार है एक फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें आधे सफ़े का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐड दिया था कि हम जो है फास्ट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाह रहे हैं। और उस वक्त जो था कहा यह गया था कि 6.6 बिलियन पाउंड हमारे पास हैं और हम कराची से लाहौर तक का जो ट्रैवल टाइम है वो 18 घंटे से 7 घंटे पर लाना चाहते हैं, लेकिन उस पर अब तक कोई प्रोग्रेस हो नहीं सकी है। तो इंडिया में जो है कैसे इंडिया ने ये मैनेज किया, हमारा तो जो है ना तरक्की माकूस चल रही है इस फील्ड में, जिसको रिवर्स प्रोग्रेस कहते हैं, कि हमारे लाहौर से लेके तो खानेवाल तक इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, यानी वो जो पूरी ट्रैक थी वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी थी। लेकिन फिर अभी मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हुई जो काफ़ी अरसे से रेलवे को कवर करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो भी सब तबाह हो चुकी है। कुछ तार चोरी हो गई थी, कुछ तबाह हो गई, कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो बिल्कुल उलट हिसाब चल रहा है। तो इंडिया ने कैसे मैनेज किया इसको एक प्रॉफिटेबल वो बनाया। हमारी जो रेलवे है इस वक्त वो कहा यह जाता है 30 बिलियन रुपीस से 50 बिलियन रुपीस तक का एनुअल लॉस है उसका। और इससे पहले आपको पता है कि पीआईए नहीं हम चला सके, उसके बहुत ह्यूज लॉसेस थे और अब उसको प्राइवेटाइज किया गया है। देखिए अब क्या बनता है। तो अब रेलवे जो है वो दैट हैज बीन मेकिंग ह्यूज लॉसेस फॉर मेनी इयर्स। आपने ठीक कहा है। मैं ये आपको कहूं कि आज रेलवे का जो इतना डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, ये पिछले 10-12 साल में हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट आई है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी या जो भी हो, ये कंटिन्यू प्रोसेस रहा है। ठीक है, हमारे वो पॉलिटिकल वो आपस में चलते रहे हैं इलेक्शन वगैरह, लेकिन रेलवे को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया कि पॉलिटिकल रीजन से। जैसे दिल्ली में मेट्रो है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम इसका प्रोजेक्ट आया था और इसको तैयार कर लिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली गई, दिल्ली में भी बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद शीला दीक्षित की दिल्ली में कांग्रेस की सीएम आई, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लगातार 3 टर्म पूरी किए और सारा ये जो है अपना मेट्रो का पूरा, अगर कोई आज कॉमनली उसको क्रेडिट देते हैं तो शीला दीक्षित को जाता है, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब तरक्की हुई थी। तो मतलब अगर हम पॉलिटिक्स इसमें आपके पाकिस्तान में नहीं आती, हमारे यहाँ ट्रेन्स में ज़्यादा नहीं आई है। अब जैसे 91 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे पीवी नरसिम्हा राव, तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे और ग्लोबल इकोनॉमी करी थी। तो उनके टाइम एक रेलवे मिनिस्टर हुए थे सीके जाफर शरीफ, वो बेंगलोर के थे। अब जैसे मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ जो है मीटर गेज थी, अब मीटर गेज जो है वो आउटडेटेड होती जा रही थी। तो उन्होंने पूरे इंडिया में एक ये मिशन सा चलाया, अपना प्रोजेक्ट लिया कि हम पूरी जितनी भी मीटर गेज की लाइन है वो हम जो है कन्वर्ट कर देंगे उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, जिसको आजकल बोलते हैं ब्रॉड गेज। आपने भी जो ट्रेनें बताई ना, ये आपकी ब्रॉड गेज पे ही चल रही है अपना। और इंडिया और लाहौर जो ये ट्रेन चलती है ये भी ब्रॉड गेज ही थी। रशिया, चाइना, सब जगह ये ब्रॉड गेज ही चल रही है। तो उन्होंने उसके टाइम हुआ। अब मैं यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ कि साहब ये अब मोदी सरकार ने ऐसा किया। ठीक है, मोदी सरकार ने भी किया है, वो बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, वंदे भारत है, स्पीड है, सब कुछ है, उन्होंने किया, सिग्नलिंग सिस्टम सब है। लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस था, ये चलता रहा है पिछले 50-60 साल से और इसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने इसकी खिलाफत या मुखालफत नहीं करी। तो हम आज इस स्टेज पे पहुंचे कि हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, मेट्रो आ गई है। अच्छा, कुछ छोटे जैसे दिल्ली और गुड़गांव वगैरह, यहाँ एक रैपिड मेट्रो और चल गई है जो बड़ी फास्ट मेट्रो है। दिल्ली से कनेक्ट करना है, अभी स्टार्ट हुई है। मेरठ जगह है यूपी में, वहाँ से दिल्ली के लिए बहुत अच्छी ट्रेन चली हैं, मेट्रो और ये रैपिड वगैरह। तो तरक्की इंडिया इसलिए कर रही है कि
उनका था। अब यहाँ नेक्स्ट जो किया है मोदी सरकार ने किया कि जो इंडियन रेलवे जो है वो जो पैसेंजर साइड है वहां से उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। जो इंडियन रेलवे को प्रॉफिट होता है वो गुड्स ट्रेन से होता है, जो गुड्स करते हैं इधर उधर हम, उसमें होता है। तो उन्होंने अब क्या किया है, ये स्टार्ट हो गया है जयपुर के पास से भी एक स्पेशल अलग पूरी पिलर्स जो होते हैं ना जैसे पुल के, उस पे उन्होंने डेडिकेटेड ऐसे कुछ नाम दिया है उसको, उसमें सिर्फ गुड्स ट्रेन मालगाड़ी ही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। और जिससे कि है कि टाइम बाउंड गुड्स जो है हमारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए और पोल्यूशन फ्री पहुंचे। अब ट्रकों से और इनसे जाएंगे तो पोल्यूशन भी होगा, डीजल भी चाहिए, फिर वही आ जाएगा मसला कि भाई हमारी फॉरेन करेंसी खर्च होगी। और तो उन्होंने गुड्स ट्रेन के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया है जिसमें सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी और टाइम बाउंड होगा। अच्छा, जब सिंगल ट्रैक होता था आपके पाकिस्तान में, तो आज भी सिंगल ट्रैक है। अब जैसे इंडिया में सिंगल ट्रैक होता था पहले, अब भाई कोई गुड्स सवारी गाड़ी आ रही है, पैसेंजर ट्रेन आ रही है, तो गुड्स ट्रेन को रोक देते थे कि भाई पहले इसको निकाल दो। और वो गुड्स ट्रेन लेट हो रही है, इसलिए लोगों ने उस पर थोड़ा गुड्स के मामले में इंडियन रेलवे पिछड़ गई थी, जो वापस ट्रैक पे आ गई है। और डबल डेकर गुड्स ट्रेन चल रही है यहाँ, सीधा पोर्ट से लेके दिल्ली तक आती है डबल डेकर ट्रेन। अब इसको ट्रिपल डेकर तक कर रहे हैं, ये इसी साल या अगले साल तक शुरू हो जाएंगी। ट्रिपल जो नया कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें ट्रिपल डेकर गुड्स ट्रेन चलेंगी इंडिया में। अच्छा, इसमें मैं एक और बड़ा मजेदार बात बताऊं। अब जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, अब उसमें कुछ एरिया जो है वो समुंदर से आता है या नदियों से आता है। अगर ट्रकों से सामान आएगा तो बहुत घूम के आएगा। तो ऐसा कर दिया है, केरल साइड में स्टार्ट हो गया है, मैंने खुद देखा है गोवा में, कि जो ट्रक हैं वो सीधा गुड्स ट्रेन पे चढ़ जाएंगे, लोडेड सामान से लदे हुए ट्रक गुड्स ट्रेन पे चढ़ जाएंगे और वो सीधा ट्रैक नदियों को और इन समुद्र दरिया इनको पार करता हुआ पहुंच जाएगा और वहां ट्रक उतर जाएंगे और आगे अपने रास्ते चले जाएंगे। तो इससे टाइम, फ्यूल, पोल्यूशन तीनों की सेविंग हो रही है इंडिया में। ऐसा ही अब बीच में जब ये पहले सरकार थी शेख हसीना की, तो बीच में ऐसा कुछ हो गया था कि इंडिया का जो है अगरतला और यहाँ जो ट्रक जाते थे बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो हम जो है बांग्लादेश के रास्ते सीधा लाना चाहते थे ट्रकों को भी ट्रेन पे रख के, उसका हम खर्चा उसको वो भी देते। लेकिन अब जब ये पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई तो ये सब मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब शायद दोबारा देखो शुरू हो जाए। तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं वो दोबारा आ गए हैं, उन्होंने कोशिश करी है कि इंडिया से ताल्लुकात करे। जब बांग्लादेश इंडिया से ताल्लुकात की पेशकश कर सकता है, इतने वहाँ हिंदुओं को मारा जिसका हमें गुस्सा भी है, सब है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस जो हुआ है वो बांग्लादेश का हुआ। ऐसा ही आपसी लड़ाई में जो आप जिसके लिए जो आपका मिशन है कि भाई हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, आज बांग्लादेश ने पहल करी तो इंडिया आज क्राइसिस के टाइम पे भी उनको डीजल दे रहा है, डीजल का कमिटमेंट किया है कि हम डीजल देंगे, जिसकी आज थोड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इंडिया में। तो ऐसा अगर पाकिस्तान भी कर ले, अब वो अगर टेररिज्म पे और इस पे और कश्मीर जो आप कहते हैं कि कश्मीर का मसला फिलहाल 10-20 साल के लिए छोड़ दो, अगर ये छोड़ के तरक्की की तरफ देखें, हम भी देखते हैं चैनल पाकिस्तान के, वहाँ क्या हाल खराब है, तो हमें भी कोई अच्छा थोड़ी लगता है। हमारा एक हमसाया पड़ोसी मुल्क अगर वो तकलीफ में हो तो हमारे लिए अच्छी बात थोड़ी है ये। अनिल जी, किस तरह से पाकिस्तान फायदा उठा सकता है? आप मुझे बता रहे थे कि हुसैनी वाला में एक फैसिलिटी है जहां इंजन्स की रिपेयर की जाती है, और क्या किन फील्ड्स में रेलवे के लिहाज से अगर हम सोचें या बाकी फील्ड्स के लिहाज से सोचें तो किन एरियाज में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कोऑपरेट करें तो दोनों का फायदा हो सकता है, खासतौर पे पाकिस्तान का फायदा हो सकता है? मैं पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। जैसे अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे रहते
तो हमारी एक ट्रेन चल रही थी, आना जाना सस्ता हो रहा था, लोग मिलजुल रहे थे, सस्ते में आ रहे थे जा रहे थे। अब उनको वाया कराची और दुबई और कहाँ कहाँ से घूम के आना पड़ता है, इंडिया में खर्चा होता है। अब मान लो अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई ट्रेन का इंजन अगर रिपेयर होना है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में मैंने देखा है पिछले चाइना से इन्होंने आपने 10 साल पहले 65 इंजन मंगाए थे, अब वो भी खराब हो गए हैं, उनको कोई रिपेयर करने वाला नहीं है। वो उस कंपनी का नाम भी मैंने लिखा हुआ है। अब अगर इंडिया से इंजन अगर इंडिया ठीक करके दे दे तो ट्रैक के रास्ते इंडिया या यहाँ आ जाए, या बनारस में हमारा है कारखाना, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, सीधा ट्रैक से जाके आ जाए, और एक आपके चाइना जाए ठीक होने या वहाँ से आए। हम डब्बे जब हमारे जो है गुड्स ट्रेन के डब्बे, सब पैसेंजर ट्रेन के डब्बे हम सबको दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान ले हमसे पैसे देगा लेगा तो हम इंडिया मना करेगा? क्या तिजारत होगी, दोनों को फायदा होगा, सस्ते मिलेंगे आपको। आपके यहाँ मैं देखता हूँ कि मोटरसाइकिलें वगैरह ये सब आती है, ऐसी मोटरसाइकिलें 80 सीसी की मोटरसाइकिल आ रही है जिनको हमारे यहाँ, सॉरी टू से, हमारे यहाँ कोई कबाड़ी भी नहीं लेता उन मोटरसाइकिलों को, वो आप चला रहे हैं आज तक। और हमारे यहाँ देखा माशाल्लाह हीरो, बजाज, टीवीएस, एक से एक बड़ी कंपनी है जो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही है टू व्हीलर, और बिल्कुल ऐसी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। आपके यहाँ कुछ है ही नहीं, आपके यहाँ बसें वसें मर्सिडीज और यहाँ कहाँ से आ रही है? अगर आपके यहाँ, ये ठीक है हम आज बात रेलवे पे कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ, अगर आप हमारे यहाँ से ट्रक और बसें लें अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स की, तो सीधा बाई रोड आ गई, चल गई, सब हो गया। ऐसे ही मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको तो कश्मीर चाहिए ना, कश्मीर के लिए हम घास, जैसे आपके जियाउल हक ने कहा था, ओ सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे और ये हम बम बनाएंगे पाकिस्तान, जैसा आप भी बोलते हैं ये जज्बाती बातें कर करके कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का ज्यादा हुआ, भारत का कम हुआ। हमने तो तरक्की कर ली, आज ऑयल क्राइसिस जो हो रहे हैं हमारे, ठीक है हमारे पे बहुत ज्यादा असर अभी तक नहीं पड़ा है, लंबा चलेगा तो शायद पड़ेगा भी, सही ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में ना तो यहाँ कोई पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के ही बांग्लादेश को डीजल देने का प्रॉमिस किया होगा। उसके पॉलिटिकल रीजंस भी होंगे, फाइनेंशियल रीजंस भी होंगे, या हम नहीं देंगे तो कहीं वो चाइना की तरफ नहीं चला जाए ज़्यादा, ये भी एक मसला है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक लिया स्टैंड। अब अगर पाकिस्तान अगर अपनी आंखों से ये कश्मीर और जिहाद और हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटा दे, तो क्या पाकिस्तान कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? मैं एक बात और बताऊं आपको, इंडियन रेलवे में जो सिग्नलिंग क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास है। कि मैंने, आप ट्रेन पे बैठे खुद देखे, जैसे ही ट्रैक जाती है अपने आप सिग्नल रेड हो जाते हैं, येलो हो गए, सब हो गए, वार्निंग आ गई, 3 आ गया, स्पीड के आगे आपको कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है, रुकना है, इमरजेंसीज हैं, सारी सिग्नल से हो जाती है। और पाकिस्तान में आज तक वही सिग्नल चल रहे हैं, वो ऐसे वाले चलते हैं ना, ये सिग्नल डाउन हो गया तो ट्रेन चलेगी, ऐसे है तो रुक जाना है, वही सिग्नल आज तक चल रहे हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। जितनी कॉस्टिंग हमारी सिग्नल की है उतनी कॉस्टिंग आपकी पूरी पाकिस्तान रेलवे की भी नहीं है। आप इसको अगर डीपली स्टडी करेंगे, जितना खर्चा इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रेलवे अपने सिग्नल प्रणाली पे, सिस्टम पे करती है, उतनी कॉस्टिंग तो पूरी पाकिस्तान रेलवे की भी नहीं है। अब अगले साल यहाँ बुलेट ट्रेन आपने जिक्र किया, बुलेट ट्रेन आ रही है, वो चलेगी तो शुरू में 320 किलोमीटर की स्पीड तक मैक्सिमम, अप टू 320। लेकिन जो ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि ये स्पीड अगर इन फ्यूचर 500 किलोमीटर हो जाए तो भी यही ट्रैक पे चल जाए, कोई तब्दीली या कोई इंप्रूवमेंट या वो नहीं करना पड़े। जी आप जी, 300 किलोमीटर भी अगर चल जाए, 320 या 350, वो भी बड़ी इंप्रेसिव स्पीड है, स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया।
तो मैं अनिल जी ये सोचता हूं कि हमारा मीडिया जो है वो कितनी वन साइडेड खबरें देता है कि इंडिया में अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अब पता नहीं ये डिलिबरेट है या इग्नोरेंस है कि लोगों को पता नहीं होता, तो क्या है ये मसला। तो अब जैसे आपने रेलवे की बात की, बाकी भी फील्ड्स को अगर आप देख लें, आईटी में इंडिया जितना आगे है, कंप्यूटर के फील्ड में जितना आगे है, बाहर से जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, ये सारी चीजें जो हैं हमारे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं होती। अभी ये खबर थी कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अमेरिका में। वो भी मुझे एक इंडियन प्रोफेसर से पता चला जो अब अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया। तो मुझे नहीं पता चला, अपने मीडिया से नहीं पता चला इस तरह का कि वो बहुत बड़ी एक यानी बाकी चीज़ों के अलावा टेक्सास में बहुत बड़ी रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं। शायद वो टेक्सास की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी या अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। और इसके अलावा अभी भी आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो इंडिया में है, जामनगर में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इवन 1% पाकिस्तानीज नो दिस फैक्ट। जी, मैं आपको इसमें आपकी बात पे और इजाफा करता हूं जो आपने बताया। जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अभी ओथ ली थी, जो हलफ लिया था, उठाया था लास्ट ईयर, तो उसमें मुकेश अंबानी को भी बुलाया था गेस्ट, एज ए गेस्ट। इंडियन थे, सारे थे, सब थे, वो ठीक है, मुकेश अंबानी भी थे। अच्छा, अभी आप जानते हैं कि वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। ये जो लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है अभी, ये सब ऑयल की ही जंग चल रही है, ये आप भी जानते हैं। एक मेन फैक्टर इसमें ऑयल है। ऑयल पे किसका कब्जा होगा? वेनेजुएला पे यूएसए ने कब्जा कर लिया है। उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट थे, उनको पकड़ के यहाँ ले आए अपना यूएसए में। वेनेजुएला में जो ऑयल निकलता है वो, अब मैं बहुत टेक्निकल, मैं कोई साइंटिस्ट या मैं साइंस के शोबे से साइंसदान नहीं हूँ, जो वो कुछ गाढ़ा ऑयल निकलता है, अगर हम एक एज ए लेमैन की भाषा में बात करें, गाढ़ा ऑयल निकलता है। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ मुकेश अंबानी के पास है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। वही टेक्नोलॉजी के लग रही है, जो प्लांट लग रहा है वो जामनगर गुजरात में है। और जो रशिया से जो ऑयल आता है, रशिया से जो ऑयल आता है वो भी वही और वैसा ही ऑयल है जैसा कि वेनेजुएला में है। रशिया का ऑयल जो है ये छोटे मोटे कंट्री नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि उनके पास वैसी वो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ना पाकिस्तान वगैरह। इंडिया के पास है, इसलिए रशिया ने ऑफर किया था कि हम आपको सस्ता ऑयल देते हैं, इसलिए दे रहे थे। अब वेनेजुएला में वही सेम टाइप का ऑयल निकल रहा है, तो इसीलिए मुकेश अंबानी को वहां बुलाया गया है। इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, कौन करेगा ये भी डिटेल आ जाएंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी वही है जो एक गाढ़ा ऑयल होती है आम भाषा में। अब मैं आप टेक्निकल पॉइंट और वो बातें तो नहीं, वो सो एंड सो ऑयल एंड वो है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक कॉमन मैन की भाषा में वो ऑयल वैसी सेम टू सेम फैक्ट्री टेक्नोलॉजी जो है वो वहां लग रही है यूएसए में। इसलिए मुकेश अंबानी, अब बात वही है ना कि वो पंजाबी कहावत है, जिना दे घर दाने उना दे कमले भी सियाने। ये समझ गए ना आप? जिनके घर पैसा है, अब मुकेश अंबानी के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो उनको बुला रहे क्या नाम से। और आपके जो है वो लंच पे ही बुला लेते हैं अपना इसको, आपके जो आसिफ मुनीर है ट्रंप, तो वहां हो जाता है वाह वाह हमें तो साहब लंच पे बुला लिया। अरे वो तो आसिफ मुनीर है, वो आप तो मुकेश अंबानी और टाटा और ऐसे किन किन को बुलाते रहते हैं यूएसए वाले, और ये कभी हल्ला नहीं मचाते, अडानी वगैरह। ये चुपचाप बिजनेसमैन के जैसे अपना काम कर रही। ये मुकेश अंबानी ने भी अनाउंस नहीं किया, ना रिलायंस इंडस्ट्री ने। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स और ये वहीं के न्यूज़पेपर्स ने ये न्यूज़ दी है। कोई ऐसा नहीं हुआ था कि मुकेश अंबानी वहां गए, एग्रीमेंट साइन करके आ गए और या बड़े खुश खुश उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी हम अमेरिका में अब ये लगा रहे वो लगा रहे। वो बिल्कुल साइलेंटली अपना काम कर रहे, उनको बिजनेस करना है। और वही बात यार रेलवे में आ जाती है कि आप ठीक है सियासत करो, खिला मुखालफत करो, सब करो,
लेकिन देश की तरक्की तो होने दो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया की आज जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे। यहाँ मेट्रो ट्रेन आ गई है, यहाँ बुलेट ट्रेन आने वाली है। पूरा जो है हर बड़े छोटे शहर में EMU इलेक्ट्रिक ये जो ट्रेन चल रही है, लोकल ट्रेन जिनको बोलते हैं, ये चल रही है। बॉम्बे को तो इसकी लाइफ लाइन बोलते हैं। अब दिल्ली की लाइफ लाइन बन गई है ये अपना मेट्रो। आज मेट्रो नहीं होती, अगर टाइम से हम ये नहीं सोच लेते पहले, तो आज दिल्ली के क्या हालात होते। आपने कहा था पोल्यूशन ज़्यादा है दिल्ली में, एक बार ये हमारी बात हुई थी। अगर ये मेट्रो ट्रेन नहीं होती या ये रेलवे अगर वही डीजल पे चल रही होती, कोयले पे चल रही होती, तो पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो जाता। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सब जो दूसरी पार्टियां अब अपोजिशन में है वो अपोज कर रही हैं, ठीक है, वो करती रहे। लेकिन डेवलपमेंट चल रहा, मोर और लेस चल रहा। कभी स्लो हो गया, कभी तेज हो गया डेवलपमेंट। यही मेरी तो आपकी जो चिंता रहती है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, मैं उससे एग्री करता हूं। और अब ये टाइम आ गया है, अब ये जो जंग हमने देख ली है, अब आपके पास फुर्सत अगर हो गई हो यहाँ टेररिस्ट भेजने से और कश्मीर करने से, तो आप अपनी रेलवे की तरफ भी ध्यान दो। बस यही मैं कहूँगा। जी थैंक यू वेरी मच अनिल जी। हमने काफ़ी बातें की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो मेरे ऑडियंसेस हैं उनको इन बातों पे गौर करना चाहिए, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें दे आर वेलकम। लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने ये हार्ड वर्ड अगर कुछ बोले हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। हम खाना खा रहे हैं, हमारे घर रेलवे अच्छी चल रही है और आपके यहाँ नहीं चल रही है, तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पूरा वर्ल्ड तरक्की करे, हम साथ चलें, मेरा ये कहना है। और आज का मैसेज यही है। आपने टाइम दिया, इसका बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू जी। अनिल जी वो कहा जाता है ना जी कि आजकल जो है ना रीजन्स जो हैं डेवलप करते हैं बजाय इंडिविजुअल कंट्रीज के। अगर रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन हो तो वो तरक्की की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो कुछ मुल्क ठीक है आगे निकल ही जाते हैं, लेकिन अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, आपके हमसाए आपके साथ ताउन करें और ये समझें कि अगर एक मुल्क तरक्की करेगा तो उसमें दूसरे का भी फ़ायदा है, और अगर एक मुल्क जो है उसमें हालात ख़राब होते हैं तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। आपके करीब अगर कोई अमीर हमसाया रहता होगा तो आपको उसका नुकसान नहीं होता, आपको अच्छी वाइब्स आनी चाहिए उससे, उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस खित्ते के, इस रीजन के मुल्क जो हैं वो आपस में एक दूसरे का अच्छा सोचें तो सारे मुल्कों के लिए ये अच्छी खबर होगी, और ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए। तो इन गरीब लोगों का भी कुछ हक है, दे डिजर्व बेटर लाइफ देन व्हाट दे हैव बीन गेटिंग। सो थैंक यू अगेन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।